फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है यूपी में हिंसा और नफरत के इवेंट दर इवेंट। ये जो यूपी का जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव में एक नए किस्म की स्पिरिट पहले भी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जो है ये स्पिरिट नजर आ रही है। कुछ ज्यादा ही जो है वो वायलेंस और उसकी भाषा बहुत जल्दी ही खुल के सामने आ गई है, जो चिंता की चीज है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तरीके से प्रतिवाद करे, विरोध करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर के एक बीजेपी के नेता ने खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं का ये आह्वान किया है कि जो लोग उनको वोट न दें, जो उनकी बात न माने, उनको लाठी डंडों से पीटा जाए। और ये चीज सबसे खतरनाक चीज है। डेमोक्रेसी में ये लैंग्वेज, ये एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस नेता को, जिसने इस तरह का बयान दिया और जिसका वीडियो वायरल हुआ है और जिसकी खबर हमने लगाई है फेसबुक पर भी, जो दैनिक भास्कर अखबार ने छापी है, उस नेता की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उस नेता को चुनाव प्रचार से वंचित किया जाना चाहिए कायदे से। अभी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यूपी में उसके पास में सिर्फ एक ही एजेंडा है, जिसको वो ले जाना चाहती है और जो के नीचे वो काम कर रही है, जिसको लेकर कि जगह जगह छुटपुट घटनाओं के जरिए हिंसा और नफरत के कवरेज को रीजनरेट किया जाए। और ये हिंसा और नफरत का जो कवरेज, जो छोटे छोटे इवेंट के जरिए वो रीजनरेट करना चाहते हैं, उसको वो फिर वो मीडिया की हाइप और अपने साइबर टीम की हाइप और अपना जो कॉर्पोरेट मीडिया के साथ में जो उनका कोरिलेशन है, इसकी हाइप के जरिए वो एक बड़े इशू के तौर पर ले जाएं। वे किसी घटना विशेष को सेंटर में लाके माहौल बनाने की शैली में विश्वास करते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जनता को पूरा हक है कि वो यूपी के में बीजेपी के नेताओं को न सुने, उनका बहिष्कार करें, उनके खिलाफ प्रतिवाद करें। उसी तरह बीजेपी के लोगों को भी यह पूरा हक है कि वे प्रतिवाद करें डेमोक्रेटिक ढंग से। वे किसी विपक्षी नेता को सुने या न सुने, ये उनका भी हक है। लेकिन लाठी डंडों से पीटा जाएगा, ये अपील करना, ये अपने आप में खतरनाक है। और ये ही उस वायलेंस के, पॉलिटिक्स के अशुभ संकेत हैं जो कि यूपी से आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब विध्वंसक मनोभावों के आधार पर जीता जाएगा। विध्वंसक मनोभावों का एक रूप वह है जो कि इस तरह की हिंसक भाषा, नफरत की भाषा के कैंपेन के जरिए निर्मित किया जाएगा, और दूसरा रूप वह है विध्वंसक बनाने का,
जिसमें कि बड़े पैमाने पर लोगों को कत्ल किया जाएगा, शराब का वितरण किया जाएगा। एक चीज पिछले दिनों बहुत कैंपेन में रही है, जो कि मोदी और योगी दोनों ने मिलकर किया है वो कैंपेन, और वो एक्शन। हमारी सरकार एक्शन की सरकार है। हम एक्शन में विश्वास करते हैं, और वे एक्शन के जरिए अपने समूचे प्रोपेगेंडा की हाइप या प्रचार अभियान को चरमोत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं। सच्चाई है कि वे एक्शन में नहीं रहे। अगर वे एक्शन में रहे होते तो विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के 2 महीने के अंदर सैकड़ों शिलान्यास नहीं होते। 5 साल का समय था, आराम से शिलान्यास किए जा सकते थे। आराम से शिलान्यास के साथ में कैंप। तो ये जो एक्शन का जो प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के नेताओं की एक तरह से पॉकेट में डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वही करती है जो बीजेपी के नेता चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस की पूरी एक्शन और न्यूट्रलिटी की जो प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और इस पूरे प्रसंग में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर के पुलिस ने मुख्यमंत्री की ठोकों की पॉलिटिक्स को एज इट इज फॉलो किया है। दूसरी चीज जो यूपी में की योगी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्र, तो डेवलपमेंट पर एक सर्वसम्मति बनाई जा सकती है, विपक्ष को विश्वास में लिया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। आपको काशी का विकास करना था, आप काशी के जो नुमाइंदे थे, वहां का जो विपक्ष था, उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है, उसको विश्वास में लेके कर ही सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। तो योगी और मोदी के लिए एक्शन का मतलब है सर्वसम्मति की बजाय सिर्फ अपनी मति से काम करो, सिर्फ आरएसएस के नजरिए से काम करो। पहले कोई भी विकास का फैसला, नीतिगत फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता था, लेकिन अब नई कल्चर चल निकली है एक्शन की आड़ में। संसद बनाने से लेकर काशी कॉरिडोर बनाने तक मोदी और योगी के मॉडल का जो क्रक्स है वो ये कि हम सहमति से काम नहीं करेंगे, और यही एक तरह से अधिनायकवादी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिचायक है। और जब वे मीडिया तंत्र और जो उनका जो पिछलग्गू मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया, उसको वे एक तरह से हस्तक्षेपकारी मीडिया की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिन जिन से हमारी सहमति नहीं है उन पर अटैक करते जाओ, जिनसे हमारी सहमति नहीं है उनका बहिष्कार करो। तो एक तरफ एक्शन के नाम पर
सर्वसम्मति से काम करने की परंपरा को तिलांजलि दी गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मीडिया सेल और कॉर्पोरेट मीडिया के गठजोड़ से विपक्ष को बदनाम करने की अवैध मुहिम चलाई गई। दूसरी चीज जो इस बीच में डेवलप की गई बहुत ही भयानक है, वो ये कि पूरे के पूरे यूपी में अभी स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर लोग कंगाल बना दिए गए, लेकिन उनके अंदर एक चीज कल्टीवेट की जा रही, जिसे हम लोग कहते हैं पर निर्भरतावाद। लोगों को लगातार राशन के बहाने यह समझाया जा रहा है कि अगर सरकार ना होती तो तुम भूखे मर जाते, राशन तो कम से कम मिल रहा है तुमको। तो पूरे राज्य में एक तरह से निष्क्रियतावाद को पुष्पित और पल्लवित करने का काम किया गया एक्शन की आड़ में। लोकतंत्र में सरकार के एक्शन होते हैं जनता को एक्टिवेट करने के लिए, जनता को शिरकत के लिए उद्बुद्ध करने के लिए, लेकिन मोदी और योगी सरकार ने जो राशन की सप्लाई, फ्री राशन की सप्लाई का जो चेन विकसित किया, उसने एक तरह से परजीवीपन की भावना को पुख्ता बनाया है कि अब तो हम जिंदा हैं तो किस उस फ्री राशन की स्कीम के साथ साथ जिस चीज को इनडायरेक्टली लोगों के जेहन में, दिमाग में उतार दिया गया है, वह है परजीवीपन। और उसने एक खास तरह का निष्क्रियतावाद, परजीविता का भावबोध निर्मित किया है। वही जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी और योगी सबसे ज्यादा आशा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक अन्य चीज है जिसको कि कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए, जो इस बीच में डेवलप हुई है, वो ये कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, ये बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्लाइमैक्स है। ये भी समझ लीजिए कि अब हिंदुस्तान से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। विभिन्न किस्म की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले जो ग्रुप थे, वे कमोबेश सभी ग्रुप धीरे धीरे लोकतंत्र पर बात नहीं हो रही है, इलेक्शन मैनिफेस्टो बात नहीं हो रही है, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स पर बात हो रही है, हिंदुत्व की राजनीति पर बात हो रही है। तो वे जो आइडेंटिटी के आधार पर जो छोटे 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 विभिन्न किस्म के गिरोह बने हुए थे, वे सारे के सारे गिरोह, वे सारे के सारे समूह, या तो वे अभिशप्त हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए, या वे अभिशप्त हैं अपनी मौत मरने के लिए। उसका क्लासिक केस है बहुजन समाज पार्टी। वो खड़ी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर मुझसे पूछे तो इस समय सबसे बड़ी लड़ाई है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और लोकतंत्र की रक्षा की राजनीति के बीच। आज लोकतंत्र दांव पर लगा हुआ, आइडेंटिटी दांव पर नहीं लगी हुई। तो जो लोग हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में अपनी आइडेंटिटी की राजनीति को ले जाके जिन्होंने खड़ा कर दिया है, गोल बंद कर दिया है, मैं उनसे अपील करूंगा
कि हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, अस्मिता की राजनीति है, यह बेसिकली खतरनाक और फासिस्ट राजनीति है। ये आपको तो खाएगी ही, ये हिंदुत्व को और हिंदू को भी खाएगी। उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 13 करोड़ से अधिक लोग जो भुखमरी के शिकार हैं, जिनको फ्री राशन मिल रहा है, इनमें अधिकतर हिंदू हैं। इनमें तो जो दलित की राजनीति करने वाले लोग हैं और उसकी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि अस्मिता की राजनीति अपने ही बच्चों को खाती है। अस्मिता की राजनीति किसी और को नहीं खाती। अस्मिता की राजनीति लोकतंत्र की शत्रु है। तो उत्तर प्रदेश में जो इस समय पोलराइजेशन है, वो हिंदुत्व की राजनीति बनाम लोकतंत्र की रक्षा की राजनीति के बीच में पोलराइजेशन है। बीजेपी के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, वे लोकतंत्र की रक्षा की राजनीति के लिए खड़े हुए हैं। उनमें अखिलेश है, उनमें प्रियंका है, उनमें और दूसरे लोग हैं। जिन लोगों को ये लगता हो कि अस्मिता की राजनीति बहुत पेचीदा चीज होती है, नहीं, पेचीदा चीज नहीं होती। अस्मिता की राजनीति को आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। वो सरल तरीका यह है कि अस्मिता की राजनीति रूढ़िबद्ध भाषाओं में अपने को व्यक्त करती है। अस्मिता की राजनीति रूढ़िबद्ध प्रतीकों और प्रयोगों के जरिए अपने को व्यक्त करती है। जैसे हिंदू श्रेष्ठ होते हैं, हिंदू परंपराएं महान थीं, मुसलमान निकृष्ट होते हैं, हे की दृष्टि से उन्हें देखा जाना चाहिए, शूद्र अछूत होते हैं और ब्राह्मण पूज्य होते हैं। सरलतम रूप है जो कि आपके बीच में भाषा के जरिए संप्रेषित किए जा रहे हैं या संप्रेषित होते रहे हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसा कि बीजेपी का केंद्रीय जैसे कि आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, वो अस्मिता की आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी है कि आप अपना एक शत्रु खोजें। तो उन्होंने अपना एक शत्रु खोज लिया है। और यह भी जरूरी है कि आप अपनी आकांक्षाएं सुनिश्चित करके लोगों को बताएं कि आप चाहते क्या हैं। तीसरी चीज जो कि अस्मिता की राजनीति के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये खान पान की शैली पर आप जोड़ दें। बीजेपी ने अपने तरीके से ये तीनों चीजें बहुत सुंदर ढंग से वर्कआउट की हुई हैं। उन्होंने एक सुनिश्चित शत्रु खोज लिया है जिसमें इस्लाम और मुसलमान वो उनके एक परमानेंट एनिमी है। उनका सबसे प्रिय प्रतीक जिस पर वो सबसे ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, वो प्रतीक कौन सा है? वो है जिन्ना। वो राम की कहानी सुना नहीं सकते, वो इस्लाम को, पाकिस्तान को गाली दिए बिना बोल ही नहीं सकते। आप बीजेपी के नेताओं के भाषण से उनसे कहिए, आप तय मानिए बीजेपी के नेता कोई भाषण नहीं दे सकते। उसी तरह बीजेपी ने और आरएसएस ने जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तैयार की है, उसमें खान पान की एक शैली, उसमें ये जो गाय का मांस, बीफ की पॉलिटिक्स जो लेके आए नमूने के तौर पर, ये उसका एक पैकेज का हिस्सा है। सो आइडियोलॉजिकली खान पान की शैली, सुनिश्चित प्रतीक और रूढ़िबद्ध भाषा,
और इन दिनों एक अन्य चीज जो कि बहुत तेजी से संप्रेषित की गई है, वो ये कि बीजेपी ने एक, आरएसएस ने एक, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसमें इसकी एक ब्यूटी ये है कि जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है वो उस क्षेत्र के ऊपर खूब बात करता रहता है। जो इतिहासकार नहीं है वो इतिहास बताता है, जो अर्थशास्त्री नहीं है वो अर्थशास्त्र बताता है, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जो स्वयं कभी पढ़ने नहीं गया, वो शिक्षा की महत्ता और शिक्षा नीति के अंदर छिपे हुए दर्शन को बताता है। तो जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है वो अब विशेषज्ञ के तौर पर आपके जहन में उतार दिया गया, और इनमें जो एंकर है वो तो महान विशेषज्ञ है जो कि बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह टेलीविजन न्यूज चैनल्स में काम करते हैं। और आखिरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अस्मिता की राजनीति और खासतौर पर हिंदुत्व की अस्मिता की राजनीति अपराधीकरण और काले धन के बिना काम नहीं कर सकती। अस्मिता की राजनीति के दो गोमुख हैं, अपराधीकरण और काला धन। हिंदू अस्मिता की राजनीति के लिए जितने बड़े पैमाने पर अपराधीकरण किया गया और जितने बड़े पैमाने पर काले धन का जुगाड़ किया गया, वैसा इतिहास में पूरे एशिया में कहीं किसी के लिए नहीं किया गया। यहां तक कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए इतना बड़ा धन और इतना बड़े पैमाने पर अपराधीकरण अमेरिका में भी नहीं हुआ। अस्मिता की राजनीति के नाम पर जो हिंदुत्व की राजनीति हमारे बीच में खेली जा रही है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर खेली जा रही है, उसमें परपीड़क भाषा और मर्दानगी की भाषा, और थर्ड चीज हीनता बोध पैदा करने वाली भाषा। ये भाषा के तीन पहलू बड़े प्रखर रूप में सामने आए हैं। अब तक जितने भाषण हुए योगी के, मोदी के, अमित शाह के, और अभी इधर जो होने हैं, और चार चीजें बहुत मुख्य हैं जिनके जरिए ये हिंदू अस्मिता की राजनीति अपना जना ड्रग एडिक्शन, बड़े पैमाने पर नौजवानों में ड्रग एडिक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी चीज जिसके जरिए समाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वह है दहशत। तीसरी चीज है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और चौथी चीज है जो कि उनका आइडियोलॉजिकल सबसे बड़ा वेपन है वह है अफवाह। ये चार चीजें मिलकर अस्मिता की राजनीति का पूरा पॉलिटिकल फ्लेवर तैयार करने में लगी हुई है। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य एक ही है, हिंदू धर्म की रक्षा करना इनका लक्ष्य नहीं है, राम की सेवा करना इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य है सत्ता पर कब्जा करो और समाज का अपराधीकरण करो और समाज में ड्रग एडिक्शन को एक कॉमन एडिक्शन बना दो। ये समाज को धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए अफवाह और असत्य पर और झूठ पर विश्वास करें लोग, ये इनका बुनियादी लक्ष्य है जिसके जरिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार को हथियाना चाहते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो हिंसा और नफरत के जो इवेंट दर इवेंट हर जिले में अब पैदा किए जा रहे हैं उनके प्रति आप सावधान रहें। और ये वो मॉडल है जिस मॉडल की मैंने आपसे चर्चा की, इस मॉडल के जरिए वो घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन
अपराधीकरण, दहशत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अफवाह, ये 4 लक्ष्य हैं जिनको कि वे उत्तर प्रदेश के चुनाव के जरिए जीतकर आगे हासिल करना चाहते हैं, इनको विस्तार देना चाहते हैं। वे राम राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए, वे हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आना चाहते। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 5 साल में अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है, दहशत का माहौल बढ़ा है, लोगों में गरीबी बढ़ी है, लोगों में नशे की लत बढ़ी है, ड्रग एडिक्शन बढ़ा है, शराब की खपत बढ़ी है, अफीम, गांजे और भांग की खपत बढ़ी है, बेशुमार बढ़ी है। तो अस्मिता की राजनीति का ये जो डेंजरस जो पवित्र भारत को एक नशीले भारत में तब्दील करने की एक बहुत बड़ी कोशिश और एक बड़े लक्ष्य को ये लोग हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ड्रग के बिजनेस में मुनाफा सबसे ज्यादा है। ड्रग के बिजनेस में हथियार के बिजनेस से भी मुनाफा ज्यादा है। इसलिए नशे की लत, ड्रग एडिक्शन, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें कि वो अब उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं अगले चरण में। आपको अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो आपको हिंदू या हिंदुत्व की, अस्मिता की राजनीति को परास्त करना होगा, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उससे लोकतंत्र बचेगा। कोशिश होनी चाहिए कि बीजेपी का एक भी व्यक्ति चुनकर सरकार में न जाए। कोशिश होनी चाहिए, एक भी एमएलए चुना नहीं जाना चाहिए। और यही बीजेपी और आरएसएस के लिए और हिंदुत्व की, अस्मिता की राजनीति के लिए सबसे गहरा सबक होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।